अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आज तेहरान में एक बहुत बड़ा जुलूस जनाजा निकाला गया, जिसमें ईरान समेत दुनिया भर से लाखों अफराद ने शिरकत की है। आज तेहरान से सामने आने वाले इन गैर मामूली मनाजिर में देखा जा सकता है कि एक बड़े ट्रक पर ईरान के कौमी परचम में लिपटे शहीद अली खामनाई के ताबूत के अलावा उनकी बेटी, दामाद और बहू समेत 14 माह की नवासी के ताबूत रखे हुए थे और सियाह लिबास में मलबूस लाखों अफराद इस गैर मामूली जुलूस जनाजा में शरीक हुए। ईरानी सरकारी टीवी से नशर होने वाली हेलीकॉप्टर फुटेज में देखा जा सकता था कि तेहरान के आज़ादी स्क्वायर से शुरू होने वाला इंसानों का समंदर आज़ादी स्ट्रीट पर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और जुलूस के दौरान हज़ारों सोगवार शहीद अली खामनाई की मैयत वाले ट्रक को छूने की कोशिश करते रहे, जबकि बाज़ अफराद अपने रुमाल और दीगर अशिया ट्रक पर मौजूद अफराद की तरफ उछालते रहे ताकि वो उन्हें ताबूत से लगा दें। इस मौके पर शदीद गर्मी की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए हुजूम पर पानी भी फेंका जा रहा था ताकि शुरका को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। इस दौरान शुरका की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप समेत अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के दौरान शहीद होने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा उनकी शहादत के तकरीबन 4 माह बाद इतवार को अदा कर दी गई थी। इससे पहले जुमे को तेहरान में एक अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत कई ममालिक के वफूद ने शिरकत की थी और ईरानी हुक्काम से ताज़ियत करते हुए शहीद अली खामनाई को खिराज अक़ीदत पेश किया था। इस मौके पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई समेत दीगर ईरानी हुक्काम मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द ने शिरकत की और ईरानी हुक्काम से ताज़ियत की। जुमे को होने वाली इस अलविदाई तकरीब के बाद हफ्ते को शहीद अली खामनाई और दीगर शहदा की मैयतों को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में आवाम के लिए रख दिया गया, जहां लाखों अफराद ने 2 दिनों तक शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद इतवार को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में शहीद अली खामनाई और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहम बात यह है कि ईरान की पूरी सियासी और अस्करी क़यादत के साथ साथ शहीद अली खामनाई के बाकी 3 बेटे नमाज जनाजा में शरीक हुए, लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई शरीक नहीं हुए। ईरानी मीडिया की जानिब से शेयर की गई वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि शहीद अली खामनाई के बेटे मुस्तफ़ा खामनाई, मैसम खामनाई और मसूद खामनाई तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला के वसी सहन में रखे गए ताबूतों के पीछे नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान की हुकूमत के 3 अहम अरकान सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी भी नमाज जनाजा अदा करते हुए दिखाई दिए। इसी तरह ईरान की आला अस्करी क़यादत भी शहीद अली खामनाई के जनाजे में शरीक थी, जिनमें सबसे अहम नाम ईरान की ताकतवर पासदारान इनक़लाब के सरबराह जनरल अहमद वहीदी का है, जो नमाज जनाजा में शरीक थे। लेकिन गैर मामूली तौर पर नमाज जनाजा के मौके पर शहीद अली खामनाई के जानशीन और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई नज़र नहीं आए। वाज़ेह रहे कि मुज्तबा खामनाई भी 28 फरवरी को अपने वालिद और दीगर अहल खाना पर होने वाली बमबारी में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद से वो सिक्योरिटी ख़दशात और इलाज की वजह से मंजर आम से गायब हैं। और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं मुज्तबा खामनाई अभी तक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं है, जिसकी वजह से वो अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये तवक्को भी ज़ाहिर की जा रही है कि शायद मुज्तबा खामनाई आने वाले दिनों में जनाजे की दीगर तकरीबात या फिर अपने वालिद और अहल खाना की तदफीन के दौरान मंजर आम पर आएँ, क्योंकि जुमे से शुरू होने वाले जनाजे के इन अवामी इज्तिमात का सिलसिला जुमेरात तक ऐसे ही जारी रहेगा। और आज तेहरान में मरकज़ी जुलूस जनाजा के बाद शहीद अली खामनाई समेत दीगर शहदा की मैयतों को ज़मीनी रास्ते से कुम ले जाया जाएगा, जो ईरान में एक अहम मजहबी शहर समझा जाता है, और फिर मंगल को कुम में एक मरकज़ी जुलूस जनाजा होगा। इसके बाद बुध को शहीद अली खामनाई की मैयत को तैयारे के ज़रिए इराक़ ले जाया जाएगा, जहाँ नजफ़ और करबला में जुलूस जनाजा होगा। फिर जुमेरात को मैयत को दोबारा ईरान लाया जाएगा, जहाँ मशहद में एक और जुलूस निकाला जाएगा और फिर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर को उनके आबाई शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े में दफन कर दिया जाएगा। ईरानी हुक्काम आइंदा दिनों में बड़े जुलूसों के लिए लाखों लोगों के इकट्ठे होने की तवक्को कर रहे हैं और इस मकसद के लिए आमदोरफ्त, खाने और रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे। सारी सूरत हाल में ईरान अपने शहीद रहनुमा का गम मना रहा है और इस गम को पूरी दुनिया देख रही है और लोगों की एक गैर मामूली तादाद इसमें शिरकत कर रही है। और ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो हैरान है कि ईरानी इतनी बड़ी तादाद में अपने शहीद रहनुमा का गम क्यों मना रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने उनके नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि वो ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर
अली खामनाई के जनाजे पर नज़र रखे हुए हैं। इस दौरान ट्रंप ने फिर यह दावा कर दिया कि ईरानी मुआहिदा करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, मगर साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों फरीकों ने अली खामनाई की तदफीन का अमल मुकम्मल होने तक एक हफ्ते के लिए मुज़ाकरात रोकने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि सारे ईरानी हुक्काम वहाँ मौजूद हैं और अगर हम एक हमला करें तो हम सबको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारे पास मुज़ाकरात करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि कुछ ईरानी अली खामनाई के जनाजे में रो रहे थे क्योंकि ट्रंप का ख्याल था कि लोग खामनाई से नफरत करते हैं। ट्रंप के मुताबिक शायद ईरानियों के ये आंसू जाली हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात हुए थे, जिसके बाद सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ने मस्बत पेशरफ्त का ऐलान करते हुए कहा था कि अब दोबारा मुज़ाकरात शहीद अली खामनाई की तदफीन के बाद होंगे। ऐसे में अब यह खबर भी सामने आ रही है कि मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है और अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक उनके ज़राए का कहना है कि 11 जुलाई को मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है, जबकि पाकिस्तान के हुकूमती ज़राए से यह खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर 14 और 15 जुलाई को हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल में अगले हफ्ते ट्रंप नेटो के इजलास में शिरकत के लिए तुर्की जाएंगे, जबकि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से जल्द मुलाकात की दरख्वास्त कर दी है। और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने उनके नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की और ये मुलाकात ट्रंप की नेटो सरबराही इजलास से वापसी के बाद मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते हो सकती है। ट्रंप ने मुख्तसर टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये मुलाकात होती है तो फरवरी में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी, जहां नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका जंग का मंसूबा पेश किया था। एक इसराइली एहलकार के मुताबिक अगला हफ्ता शायद इस मुलाकात के लिए बहुत जल्दी हो, क्योंकि ट्रंप तुर्की के दौरे पर जाएंगे, जहां 7 और 8 जुलाई को नेटो सरबराही इजलास होगा। इसराइली एहलकार के मुताबिक मुमकिन है कि यह मुलाकात इस इजलास के अगले हफ्ते हो। वाज़ेह है कि फरवरी में होने वाली मुलाकात के बाद से ट्रंप के करीबी हलकों में नेतन्याहू के बारे में शकूक और मायूसी में इजाफा हुआ है। एक और अमरीकी एहलकार के मुताबिक ट्रंप के बहुत से करीबी मुशीरों का ख्याल है कि नेतन्याहू हर मामले में गलत साबित हुए हैं। ऐसे में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जंग और खित्ते के दीगर मामलात के बाइस ट्रंप और नेतन्याहू के कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और अंदरूनी सियासी मफादात में फ़र्क बहुत बढ़ गया है। इस सारी सूरत हाल में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात नेतन्याहू के लिए बहुत अहम होगी, क्योंकि वो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए इसराइल में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं और मौजूदा सर्वेस के मुताबिक नेतन्याहू इस वक्त अपने हरीफों से बहुत पीछे हैं। वाज़ेह है कि ईरान में जंग के इख्तिताम और मुफाहमती याददाश्त पर इसराइल में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और इसी वजह से ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू की हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी और ख़ुद अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल को यह ताना दिया था कि अमरीका इस वक्त इसराइल का इकलौता आलमी इत्तेहादी है और उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। ऐसे में अब अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने जेडी वेंस के इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइल के दुनिया भर में कई अहम इत्तेहादी हैं, जिनमें भारत में मोदी हुकूमत भी शामिल है। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this: Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there in many countries, because their media and their social media inundated with anti-Israel, anti-Semitic material. Many leaders, call me up and say, "Hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to know we respect you, and can we make some deals, and can you teach us some of the things that your military does?" आम बात यह भी है कि इसराइली हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए खुद इसराइल के अंदर भी इंतहाई गैर मामूली इक़दाम कर रही है, जिन पर उसे आलमी सतह पर मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो इसराइली हुकूमत ने खुलेआम इसराइल की सबसे बड़ी अदालत का फैसला ही मानने से इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 8 जनवरी 2025 को होने वाले इजलास के बाद इसराइल की तारीख में पहली बार हुकूमत ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल नहीं करेगी, जिसके बाद इसराइली हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाज़ा आईनी बहरान की सतह तक पहुँच गया है। इसराइली काबीना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत जून में जारी हाई कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, जिसमें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के निगरान इदारे सेकेंड अथॉरिटी काउंसिल को अराकीन की 2/3 तादाद पूरी ना होने के बावजूद दोबारा काम शुरू करने की इजाज़त दे दी गई थी। इसराइल में कम्युनिकेशंस और इंसाफ के वज़रा की जानिब से तैयार करदा इस बयान में नेतन्याहू की हुकूमत ने कहा है कि वो मौजूदा सूरत हाल में काउंसिल के किसी भी फैसले को
तस्लीम नहीं करेगी। अपोजिशन ने इस ऐलान की सख्त मजम्मत की है, जबकि सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने हाई कोर्ट के फैसलों को तस्लीम ना करने के ऐलान को रेड लाइन अबूर करना करार दे दिया है। इस्राएली सदर ने एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि आला अदालत के फैसलों पर अमल ना करने की अपील मुल्क के इत्तेहाद की बुनियाद को नुकसान पहुंचाती है। और मैं ये बात पहले भी वादे कर चुका हूं और दोबारा भी कहता हूं कि अदालत के फैसले पर अमल करने से इनकार एक ऐसी रेड लाइन है जिसे किसी भी सूरत में अबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा और रेप के वाक़े के हवाले से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के नवाज से रज़ा डार समेत 8 मुल्ज़िमान पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड पर हैं। दोनों गैर मुल्की खवातीन, जिनमें से एक का ताल्लुक नीदरलैंड से है और दूसरी का ताल्लुक वेनेजुएला से है और वो स्पेन की रेजिडेंट हैं। ये दोनों खवातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं, मगर जाने से पहले उनका मेडिकल हुआ और मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान भी रिकॉर्ड कराया गया, जो कानून के मुताबिक बहुत लाजमी था। और उसमें खवातीन ने मुल्ज़िमान पर रेप, अगवा बराए तावान, तशद्दुद और कत्ल की धमकियों के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की तफ्तीशी ज़राए से खबर के एक गैर मुल्की खातून को मुबैना रेप का निशाना बनाने वाले 3 मुल्ज़िमान का DNA मैच कर गया है। पुलिस ने 8 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स क्रॉस मैच के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए थे। बाकी मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स का मज़ीद तज्ज़िया हो रहा है और इस वक्त खवातीन के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट के इर्द गिर्द तहकीकात हो रही हैं और पुलिस की तफ्तीश जारी है। साथ ही इस हाई प्रोफाइल केस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के नवासे रज़ा डार के मुलव्विस होने की वजह से सियासी तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। सोशल मीडिया पर यह तबसरे हो रहे हैं कि मुल्ज़िमान का गैर मुल्की खवातीन के साथ राज़ीनामा हो गया है या हो जाएगा और मामला ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस केस में जिस नौइयत के इल्ज़ामात सामने आए हैं और जो दफ़ात शामिल की गई हैं, तो उनमें राज़ीनामे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अगर विक्टिम केस वापस लेना चाहे या मुल्ज़िम को माफ़ करना चाहे, तो भी रियासत बतौर फरीक केस को अपने तौर पर आगे बढ़ाने की पाबंद है। इसके अलावा रज़ा डार के फैमिली ज़राए ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR में रज़ा डार पर रेप का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, जबकि गैर मुल्की खवातीन ने भी अपने बयान में रेप के हवाले से रज़ा डार का नाम नहीं लिया। ये भी फैमिली ज़राए ने कहा। मगर नाज़रीन, रज़ा डार ने खवातीन का बराह रास्त रेप ना भी किया हो तो भी वो रेप के कानून के मुताबिक इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्ज़िमान पर दफ़ा 375A लगाई गई है, जो गैंग रेप के मुल्ज़िमान पर लगाई जाती है। और इसमें लिखा हुआ है, इस दफ़ा में लिखा हुआ है कि सिर्फ रेप करने वाले ही नहीं, बल्कि इस अमल में शरीक तमाम अफराद को रेप का मुर्तकिब ठहराया जाएगा। इसके अलावा रज़ा डार की फैमिली ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रज़ा डार तो खुद फ्रॉड का शिकार हुआ है, क्योंकि रज़ा डार ने इन खवातीन के साथ सरमायाकारी की थी और फिर उनको 2 महीने तक मुनाफा मिला और फिर मिलना बंद हो गया। और रज़ा डार ने खुद बताया था फैमिली को कि मेरे साथ धोखा हो गया है। लेकिन रज़ा डार की फैमिली के इस मौक़िफ़ से रज़ा डार पर ही सवालात उठ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो या किसी और जुर्म का वो शिकार हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी उसी तरह जुर्म के ज़रिए जवाब दे। इस मुल्क में जंगल का कानून नहीं है कि कोई भी कानून हाथ में ले, खवातीन को अगवा कर ले, उनका बेदर्दी से रेप किया जाए, पैसे हथियाने की कोशिश की जाए और फिर फैमिली ज़राए ये कहते नज़र आएँ कि हमारा रज़ा डार तो खुद एक विक्टिम है क्योंकि उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस केस में लाहौर पुलिस ने कार्रवाई तो की, मगर क्रेडिट लेने और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को क्रेडिट देने के चक्कर में खुद को तनाज़े में फंसा दिया। 2 जुलाई को शाम 6 बजे लाहौर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब का नोटिस और लाहौर पुलिस का तारीखी इक़दाम, अगवा होने वाली गैर मुल्की खवातीन महज 2 घंटे में बाहिफाजत बाजियाब, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। प्रेस रिलीज में मज़ीद लिखा गया कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर लाहौर पुलिस ने बर्क़ रफ्तार कार्रवाई करते हुए हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली 2 गैर मुल्की खवातीन को अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। हॉलैंड में मौजूद खातून के वालिद की जानिब से पंजाब पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर मौसूल होने वाली कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेफ सिटी कैमरों और जदीद ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स की मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में $15 लाख तावान मांगने और ज़्यादती के इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज करके मुतासरा खवातीन का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इसके अलावा जुमे को BBC से बात करते हुए DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने दावा कर दिया कि खवातीन को डिफेंस के इलाके से बाजियाब कराया था, लेकिन फिर पुलिस के मौक़िफ़ के बरखिलाफ हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए। दोनों खवातीन को मुल्ज़िम रज़ा डार वहाँ से गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट ले जा रहा था कि रास्ते में एक और गाड़ी से रज़ा डार की गाड़ी की टक्कर हो गई
और दोनों खवातीन की गाड़ी से छलांग लगाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसकी बाद में दोनों खवातीन ने अपने बयान हल्फी में तस्दीक कर दी। यानी पुलिस ने खवातीन को डिफेंस से नहीं बल्कि एयरपोर्ट के रास्ते से इस वाक़े के बाद बाजियाब कराया था और ख़ुद खवातीन पुलिस तक पहुंची थी। और जब यह हक़ाइक़ और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आई तो फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने तफसीली मौक़िफ़ दिया। शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुल्जिम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियाँ समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा, वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भाग आएंगे। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियाँ रिकवर हो गई। मुल्जिमान के हवाले से पुलिस मजीद तफसीलात भी फराहम कर रही है। डॉन अखबार में सहाफ़ी आसिफ चौधरी की खबर के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में एक सीनियर वफाकी वजीर के 2 रिश्तेदार शामिल हैं। एक बदमाश जिसे गैर मुल्की खवातीन ने अपने बयान में बॉस करार दिया है, वो और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। केस की तहकीकात से मुंसलिक एक एहलकार ने बताया है कि बॉस को पुलिस ने DHA फेज़ 9 से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और ये जराइम पेशा शख्स है जो अगवा बराए तावान जैसे जराइम में मुलविस रहा है। एहलकार ने मजीद बताया कि जब पुलिस DHA में बॉस नामी शख्स के किराए के विला पर पहुंची तो मुलजिम ने मुबैना तौर पर घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ताहम वो जिंदा बच गया, लेकिन उसकी कई हड्डियां टूट गईं। मुख्तसर तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने पुलिस को बताया कि दीगर साथी मुलजिमान की जानिब से खवातीन को तावान के लिए अगवा करने के मुबैना मंसूबे पर अमल दरामद के लिए निजी सिक्योरिटी अमले को मुनज़्ज़म करने में उसने अहम किरदार अदा किया था। पुलिस ने उसके फ़ोन से मुबैना रेप करने वाले मुल्जिमान और दीगर मुल्जिमान के साथ होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वही शख्स था जिसका गैर मुल्की खवातीन बॉस के तौर पर अपने बयान में नाम ले रही थी। केस से वाबस्ता एहलकार ने मजीद बताया कि पुलिस ने मुल्जिमान को उस वक्त गिरफ्तार किया कि जब वो खवातीन को एक गाड़ी में किसी नामालूम मकाम पर ले जा रहे थे। खबर के मुताबिक एक सीनियर वजीर से करीबी ताल्लुक़ रखने वाला मरकजी मुल्जिम यानी रज़ादार पहली दफ़ा 2025 में सिंगापुर में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में मुतासरा खवातीन में से खातून से मिला था, जहां दोनों ने क्रिप्टो करेंसी का कारोबार शुरू करने का फैसला किया था। रज़ादार ने $60,000 की सरमायाकारी की और बदले में $20,000 मुनाफा हासिल कर लिया। फिर दिसंबर 2025 में रज़ादार ने $5 लाख की सरमायाकारी कर दी, लेकिन अपनी दूसरी सरमायाकारी के बदले में उसे कुछ नहीं मिला, जिसके बाद मुल्जिम ने मुबैना तौर पर खातून को सबक सिखाने का फैसला किया और उसे एक और बड़े कारोबारी मुआहदे के लिए पाकिस्तान आने का कहा, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर अपने एक और रिश्तेदार को, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, उसे एक डमी इन्वेस्टर के तौर पर पेश करने के लिए तैयार किया। पुलिस एहलकार के मुताबिक इस कारोबारी मुआहदे के लिए खवातीन 26 जून को इस्लामाबाद पहुंची और 29 जून को लाहौर आईं, जहां उन्हें मर्जी के बगैर हब्से बेजा में रखा गया। ताहम नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा इसे डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामले को ख्वाह उछाला जा रहा है और नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजह से इसे उछाला जा रहा है। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है और एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है हमारे इसहाक़ डार में, और उस हवाले से इस मामले को दाएं बाएं से खींच के जो है एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है कि उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। घटिया ज़हन है वो कि जो खास मोटिव के तहत जो है वो इस मामले को उछाल रहे हैं। आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब कि ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, लेकिन एक आम शख्स होता अगर और आम मुल्जिम होता, उस पर ये इल्ज़ाम कोई गैर मुल्की खवातीन लगाती, तो क्या इस मामले को भी ऐसे ही डील किया जाता? तो इसकी अहमियत ही कोई ना होती, इस मामले को कोई पूछता ही ना। ये केस नॉन इशू तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर इस केस में रज़ादार मुल्जिम नामजद ना होता तो पंजाब पुलिस के अपने तरीक़ाकार और माजी के वाक़यात के मुताबिक तो रज़ादार और बाकी मुल्जिमान का अभी तक इनकाउंटर हो गया होता, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल से इस नौइयत के केसेस CCD अपने तरीके से डील करती नजर आई है। कल जब यही सवाल DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस केस में रेप की दफ़ा भी शामिल है, जो वफाकी कानून के तहत आता है, इसलिए ये केस CCD को नहीं दिया गया। इतना ये बड़ा मामला था, इससे मिलते जुलते तमाम केसेस जो है वो CCD डील करती है। आपसे ये सवाल आज हुआ भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसका जो जवाब आपकी तरफ से आया था वो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था, कि आपने कहा जी हमने SSOIU को हमने दे दिया है, CCD को हमने नहीं दिया। तो क्या फ़र्क है इसमें फिर कि शेड्यूल? सर इसमें फ़र्क ये है कि जो एंटी रेप लॉ है वो है फेडरल लॉ,
फेडरल लॉ के मुताबिक एंटी रेप, जहां पे रेप का केस आएगा वहां एंटी रेप लॉ के तहत उसकी सारी तफ्तीश और वो चलनी है, उसके तहत उसको देखा जाना चाहिए पुलिस के पास। और उसमें पुलिस का स्पेशल यूनिट बना हुआ है SSOIU, जहां पे आपका फेडरल लॉ आ जाए और साथ उसके आपका प्रोविंशियल लॉ हो तो प्रेसिडेंस मिलता है फेडरल लॉ को। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का ये कहना कि रेप के मामला CCD के दायरे अख्तियार में नहीं आते, इसलिए ये केस CCD को नहीं भेजा गया, ये भी CCD के रिकॉर्ड और तरीक़ाकार के बरखिलाफ है, क्योंकि CCD पर तो इल्ज़ाम ही यही लगता है कि वो तो किसी कोर्ट कचहरी या कानून के चक्कर में नहीं पड़ती और मावरा अदालत मुल्ज़िमान को कत्ल करती है और ज़्यादातर ऐसे ही केसेस और मुल्ज़िमान को डील करती है। हाल ही में 24 जून को CCD ने सरगोदा में 7 साला बच्ची का रेप करने वाले मुल्ज़िम को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया था और वही कहानी सुनाई थी जो इस नौयत के केसेस में तकरीबन हर बार सुनाती है। इसी तरह जून में ही लाहौर में CCD ने गैंग रेप के मरकजी मुल्जिम को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया। इसके अलावा फरवरी में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने CCD की कार्रवाइयों की तफसीलात के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी, जहां CCD पर मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगाए गए थे और जिन जराइम के मुल्जिमान को CCD मुकाबलों में कत्ल करने के आदादशुमार जारी किए गए थे उनमें अगवा और डकैती समेत रेप के मुल्जिमान भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक CCD ने गुज़िश्ता साल के 8 माह में 17 पुलिस मुकाबलों में रेप के 20 मुल्जिमान को कत्ल कर दिया था। हम माजी में भी बार बार CCD के इस तरीक़ाकार पर तनकीद करते रहे हैं और अब भी ये नहीं कह रहे कि रज़ादार और दीगर मुल्जिमान के साथ वही कुछ किया जाए जो दीगर मुल्जिमान के साथ CCD करती आई है, बल्कि नुक्ता ये है कि अमीर, गरीब और बाअसर अफराद सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। अगवा और रेप का निशाना बनने वाली गैर मुल्की ख़वातीन का मेडिकल कराया जा चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने दोनों गैर मुल्की ख़वातीन का 164 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है और ये दोनों बातें इस केस में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। दोनों ख़वातीन ने अपने बयानात में तफसील से मुल्जिम रज़ादार से पहली मुलाकात, क्रिप्टो करेंसी के कारोबार, अपनी पाकिस्तान आमद और फिर उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात बयान किए हैं और वाज़ेह हो रहा है कि कैसे मुल्जिम रज़ादार इस सारी प्लानिंग में मुलव्विस है। ये बयानात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बच्चे, हसास दिल के अफराद या ऐसे किसी भी वाक़े से मुतासरा शख्स प्रोग्राम का ये हिस्सा ना देखें। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली स्टेफनी एंड्रियाना ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि हमें पाकिस्तान में मोहम्मद अहमद रज़ादार नामी शख्स ने दावत देकर बुलाया था। अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में मुलाकात के बाद से वो हमारा कारोबारी शराकतदार था। रज़ादार का दावा था कि वो वज़ीर अली डार का बेटा है। हम उसकी दावत पर पाकिस्तान आए थे और उसी ने हमारे वीज़ों का इंतज़ाम किया था। इस दौरे का मकसद मेरी कंपनी के लिए नए सरमायाकारों से मुलाकात करना था। हम 26 जून को पाकिस्तान पहुँचे और रज़ादार हमें अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट से लेने आया। उसकी गाड़ी सफ़ेद रंग की थी और उस पर पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई थी। 26 जून से 29 जून तक हम इस्लामाबाद के मेरियट होटल में मुकीम रहे। होटल का खर्च मैंने खुद अदा किया। 26 जून को हम शाम तक आराम करते रहे। रात 9 बजे रज़ादार हमें होटल से ले गया ताकि हम उसकी सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें, जो इस्लामाबाद के हमजा प्लाजा में वाक़ एक पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट में मुनक़िद हुई। रात के खाने के बाद हमने उसकी गाड़ी में चीज़ केक खाया। उसके बाद वो हमें वापस होटल छोड़ गया और सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अगले दिन यानी 27 जून को रज़ादार हमें अपनी गाड़ी में नथिया गली ले गया। हमने पहाड़ों में अल्पाइन रिजॉर्ट नामी जगह पर दोपहर का खाना खाया, फिर वापस होटल आ गए। 28 जून को रज़ादार हमें सरमायाकारों से मुलाकात के लिए ले गया। मुझे उनके नाम याद नहीं, अलबत्ता मुझे ये याद है कि उनमें से एक शख्स स्टारलिंक कंपनी को पाकिस्तान लाने पर काम कर रहा था। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इस दौरान मैंने अपनी कंपनी और उसकी हिकमत अमली पर एक प्रेजेंटेशन दी। मुलाकात टाउन हाउस नामी इमारत में हुई, लेकिन हम उसमें पिछले दरवाजे से दाखिल हुए थे। मुलाकात के बाद रज़ादार हमें एक शॉपिंग मॉल ले गया जहां हमने रिवायती पाकिस्तानी लिबास ख़रीदा। इसके बाद हम रेस्टोरेंट गए जहां हमने रात का खाना खाया और वहां के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फिर हम वापस होटल आ गए। जहां भी मैं लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रही हूं उससे मेरी मुराद मैं और एस्टर गैब्रिएला हैं। अगले दिन यानी 29 जून को रज़ादार शाम 4 बजे हमें होटल से लेने आया और हम गाड़ी के ज़रिए लाहौर रवाना हो गए। हम तकरीबन शाम 7:45 पर लाहौर पहुँचे। हम रज़ादार के कज़न के घर उसकी आंटी की सालगिरह में शिरकत के लिए जा रहे थे। रात 8:15 पर हम रज़ादार के कज़न के घर पहुँच गए। मैंने देखा कि घर जदीद तर्ज का था और हाल ही में उसकी तज़ीन व आराइश की गई थी। रज़ा अपनी आंटी के लिए एक केक लाया था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे आंटी शमीम, रज़ा और स्टेफ की तरफ से। हम घर के अंदर गए तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ना आंटी ना कज़न। टीवी पर स्पेनिश म्यूज़िक चल रहा था और मेज़ पर ड्रिंक्स रखी हुई थी। तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद 4 आदमी अचानक अंदर आ गए। उनके पास असलहा और रस्सियाँ थीं। उन्होंने जारहाना अंदाज में मेरे हाथ पीछे बांध दिए। वो चीख रहे थे और मुझे और एस्टर को मार रहे थे।
जबकि रज़ादार भी खुद को मुतासरा शख्स जाहिर कर रहा था। चंद मिनट तक तशद्दुद करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए। पहले उन्होंने $2 लाख मांगे, फिर $7 लाख मांगे, इसके बाद $10 लाख मांगे, फिर $15 लाख मांगे और आखिर में $20 लाख का मुतालबा कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास उन्हें देने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि अगर रकम ना दी गई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे और मेरे जिस्म के आज़ा फ़रोख्त कर देंगे। उन्होंने मेरी तमाम चीज़ें ले लीं। वहाँ मौजूद तीनों आदमियों के पास राइफल्स थीं। वो पूरी रात मुझे और एस्टर्ड को मारते रहे। मुझे नीचे वाले बेडरूम में रखा गया, जबकि एस्टर्ड को ऊपर वाले बेडरूम में रखा गया। मेरे साथ कमरे में सिर्फ एक आदमी था जिसके पास राइफल थी। वो मुसलसल मेरे जिस्म को हाथ लगाता रहा। रज़ादार और एक और शख्स जिसे सब लोग बॉस कह रहे थे ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जबकि मैं बेडरूम में थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने ख़ानदान को रकम मांगने के लिए वॉइस नोट भेजूं और उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। सबसे पहले मैंने अपने भाई को वॉइस नोट भेजा, उसके बाद अपने वालिदैन को भेजा। हम पहले से खुफिया कोड तय कर चुके थे कि अगर मैं कभी ख़तरे में हुई तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी। मैंने वही कोड इस्तेमाल किया जो कार्लेटोस था। मेरे ख़ानदान ने फ़ौरन पुलिस से रब्ता कर लिया क्योंकि वो समझ गए कि मैं ख़तरे में हूँ। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को भी इसी खुफिया कोड के साथ वॉइस नोट भेजे ताकि सबको मालूम हो जाए कि मैं और एस्टर्ड महफूज नहीं हैं। मैं बेडरूम में बैठी थी और राइफ़ल वाला शख्स मुझ पर नज़र रखे हुए था। इसके अलावा 2 और आदमी भी राइफल्स के साथ बार बार कमरे में आते जाते रहे। राइफल बरदार लोग मुझे हमेशा पानी देते रहे और पूछते रहे कि क्या मुझे मज़ीद पानी चाहिए। वो मुझे खाना भी फराहम करते थे। पहले 12 घंटे तक मेरे हाथ पीछे बंधे रहे। जब मुझे टॉयलेट जाना होता तो वो मुझे इसी हालत में जाना पड़ता था। रात में रज़ादार और बॉस ने मेरे फ़ोन के ज़रिए $17,000 अपने क्रिप्टो वॉलेट में मुंतकिल कर लिए। 30 जून की सुबह तकरीबन 5 बजे रज़ादार मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि जिन सरमायाकारों से हमारी 28 जून को मुलाकात हुई थी वो मेरी कंपनी में $30 लाख की सरमायाकारी करेंगे। उसने कहा कि 1 जुलाई को लाहौर में मुआहदे पर दस्तखत होने थे, लेकिन उन्होंने एतमाद के इज़हार के तौर पर इसी सुबह $8 लाख रज़ा को भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। रज़ा ने मजीद कहा कि उसने ये रकम बॉस को दे दी है, लेकिन अब भी मुझे $7 लाख का इंतजाम करना होगा और मुझे अपने ख़ानदान और दोस्तों पर मजीद दबाव डालना चाहिए। दिन भर रज़ा मेरे कमरे में आता रहा और कहता रहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना वो सबसे पहले एस्टर्ड को कत्ल कर देंगे। राइफल बरदार लोग भी बार बार कमरे में आते और मेरे अंगूठे के निशान से मेरा फ़ोन खोलते और मुझसे मुख्तलिफ पासवर्ड्स मांगते थे। इसी दिन दोपहर के वक्त एक शख्स जो सियाह पाकिस्तानी लिबास पहने हुए था कमरे में आया और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ नाजेबा हरकत की। 30 जून की शाम राइफल वाला शख्स एक टूटे हुए आईने का इंतहाई तेज़ धार टुकड़ा लेकर आया। उसने उसे मेरे जिस्म पर रखा और मुझे धमकी दी कि वो मेरे जिस्म के हिस्से को काट देगा। मैं बार बार चीखती रही कि प्लीज़ ऐसा ना करो। उसने कहा कि अगर वो जिस्म का एक हिस्सा नहीं तो दूसरा हिस्सा काटना शुरू कर देगा और उसने वो तेज़ धार टुकड़ा मेरे नाजुक जगह पर रख दिया। मैं अपनी जान की भीख मांगती रही और तकरीबन 20 मिनट बाद वो रुका। 1 जुलाई को भी यही सिलसिला जारी रहा। उन्होंने मुझे दोबारा मेरी वालदा के लिए उसी तर्ज के वॉइस नोट भेजने पर मजबूर किया और अब वो मुझे मखसूस हिदायत के साथ वालदा को फ़ोन करने की भी इजाज़त देते थे। मुझे उस स्क्रिप्ट से हटकर कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं थी। अगर मैं कोई गलत लफ्ज़ बोलती तो वो मुझे मारते और मेरे ऊपर राइफल रख देते थे। सियाह लिबास पहने हुए राइफल बरदार शख्स ने मुझसे जिनसी ताल्लुक़ कायम करने का मुतालबा किया। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। चूँकि मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या मैं वर्जिन हूँ। मैंने हाँ कह दिया, हालांकि यह सच नहीं था। मेरी इस बात के बाद वो शख्स वहीं रुक गया। 1 जुलाई को उन्होंने खाना खाने के लिए मेरे हाथों की रस्सियाँ खोल दी। अब उन्हें मुझ पर पहले से ज़्यादा एतमाद हो गया था कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए वो मुझे ज़्यादा देर तक कमरे में अकेला छोड़ने लगे। कभी कभी मुझे हाथ खुले होने की हालत में बाथरूम जाने दिया जाता और उन्होंने मुझे कुछ कपड़े तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी। दोपहर के वक्त एक मौका ऐसा आया कि जब रज़ादार और बॉस घर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझे बग़ैर बंधे ड्राइंग रूम में चलने फिरने और जिस्म सीधा करने की इजाज़त दे दी। अपनी साथी एस्टर्ड को भी सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने देखा। उस वक्त में एस्टर्ड और 2 राइफल बरदार लोग ड्राइंग रूम और बेडरूम में निस्बतन आज़ादाना तौर पर चल फिर रहे थे। इस दौरान वो हमें कह रहे थे कि शाम तक हमें आज़ाद कर दिया जाएगा, इसलिए हम रज़ादार के वापस आने का इंतज़ार करते रहे। इसी दौरान एक मौके पर सियाह लिबास वाला शख्स एस्टर्ड को ऊपर ले गया। मैंने उसकी चीखें सुनी, फिर वो दोनों वापस नीचे आ गए। वो लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों से वीडियो कॉल भी कर रहे थे, हमें भी वीडियो में दिखाते थे, हंसते थे, ज़्यादातर बातें उर्दू में करते थे। तकरीबन 3 घंटे बाद रज़ादार वापस आया और उसने कहा कि उसने तमाम रकम बॉस को अदा कर दी है और अब हम जा सकते हैं। उन्होंने हमारा सामान गाड़ी में रख दिया, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक आलात और जेवरात अपने पास रख लिए, क्योंकि राइफल बरदार 2 आदमियों ने यही मुतालबा किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बॉस और रज़ादार से इलेक्ट्रॉनिक आलात के बारे में कुछ ना कहूँ, इसके बदले में वो हमें महफूज रखेंगे।
वो गाड़ी से बाहर निकल गए, जबकि हमारे सूटकेस और बैग्स रज़ादार की गाड़ी में रखे हुए थे। रज़ादार ने कहा कि हमें जल्दी निकलना चाहिए और उसने मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दिया। मैंने फ़ौरन अपनी वालदा को फ़ोन किया और उनसे ऐसी जगह के बारे में पूछा जहां हम महफूज रह सकें। मेरी वालदा ने इसरार किया कि हम सीधे एयरपोर्ट जाएं। रज़ादार कह रहा था कि वो हमें एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा है, लेकिन मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर रास्ता देख रही थी। हमें मालूम हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने किसी शख्स को फ़ोन किया, उसे जी बॉस कहकर मुखातिब किया और अपनी मौजूदा लोकेशन भी उसे भेज दी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था, जबकि हम मुसलसल चीख रहे थे कि जल्दी एयरपोर्ट चलो। मेरी वालदा फ़ोन पर बार बार कह रही थी कि रज़ादार पर एतमाद ना करना। हम रज़ादार से दरख्वास्त करते रहे कि गाड़ी रोक दे ताकि हम बाहर निकल सकें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर हमारी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। रज़ादार ने मुख्तसर वक्त के लिए गाड़ी रोकी तो मैं और एस्टर्ड फ़ौरन गाड़ी से निकलकर चीखते हुए एक मैकेनिक की दुकान में घुस गए। एस्टर्ड ने हमारे पासपोर्ट उठा लिए, जबकि मैंने मोबाइल फ़ोन्स उठा लिए। मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन करके पुलिस बुलाने को कहा। उन्होंने मुझे कई फ़ोन नंबर्स दिए, लेकिन इसी दौरान एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने हमें बचा लिया और पुलिस को इतला दे दी। पुलिस आई और हम पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। हम मुसलसल चीखते हुए उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें फ़ौरन एयरपोर्ट ले जाएं। अपने शदीद सदमे की वजह से हमें पुलिस पर भी एतमाद नहीं था। हालांकि वो अच्छे पुलिस एहलकार थे। उन्होंने हमें पुरसुकून करने की कोशिश की और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एयरपोर्ट के करीब उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैं और एस्टर्ड दोबारा गाड़ी से निकल गए। इसी दौरान पुलिस की एक और गाड़ी वहाँ पहुँच गई, जिसमें उनके अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने हमें वो शवाहिद दिखाए जिनसे मालूम होता था कि वो गुज़िश्ता 2 दिन से हमारे केस पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक खातून पुलिस एहलकार को बुलाया ताकि वो हमें पुरसुकून करे। इसके बाद वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए, जहां हमारे बयानात कलमबंद किए गए। इसी तरह दूसरी खातून एस्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन का हल्फ़े बयान में कहना था कि मेरे साथ भी वही कहानी पेश आई जो स्टेफनी ने बताई, लेकिन घर में क़याम के दौरान मेरा तजर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात जब 4 आदमी राइफ़ल्स लेकर आए और हमें बांधकर कमरे में भेज दिया तो शुरू ही से काले लिबास वाला एक आदमी मेरे जिस्म को छू रहा था। उन्होंने मुझे कई बार चेहरे पर मुक्के मारे और जब स्टेफनी को कमरे से बाहर ले जाया गया तो काले लिबास वाले आदमी ने कपड़ों समेत मेरे साथ ज़बरदस्ती नाजेबा हरकत करना शुरू कर दी। फिर रज़ादार आया और पूछा कि कंप्यूटर और पैसा कहाँ है। मैंने कहा कि सब्ज़ बैग में है। फिर वो स्टेफनी को वापस लाए। रज़ादार कंप्यूटर के साथ आया और पैसे और पासवर्ड मांगने लगा। मैंने पूछा क्यों, तो राइफ़ल वाले आदमियों ने मेरे सर पर ज़ोर से मुक्का मारा। फिर उन्होंने मुझे कमरे से निकालकर दूसरी मंजिल के एक कमरे में डाल दिया। वहाँ एक और आदमी था जो राइफ़ल वालों से मुख्तलिफ था और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता था। मैंने उससे पूछा कि क्या ये लोग हमें मार देंगे, तो उसने कहा कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि अगर हमें पैसे दिए गए तो हम जिंदा रहेंगे, अगर ना दिए गए तो वो हमें मार देंगे। फिर वो आदमी नीचे चला गया और 3 आदमी कमरे में आ गए। एक बड़ी उम्र का आदमी राइफल उठाए हुए था। उसने बाकी 2 को कहा कि मेरे साथ रहें। इस लम्हे काले लिबास वाले ने फिर मेरा जिस्म छूना शुरू कर दिया। पहले कपड़ों के साथ नाजेबा अमल किया, फिर बगैर कपड़ों के ऐसा किया। इसी दौरान दूसरा कम उम्र लड़का कमरे के बाहर इंतजार करता रहा। फिर काले लिबास वाले ने दरवाज़ा खोला और दूसरे को अंदर आने दिया। वो सिर्फ उर्दू बोल रहे थे और उन्होंने कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। वो हंस रहे थे और मुझसे जिनसी ताल्लुक़ का मुतालबा कर रहे थे। मैंने कई बार इनकार किया। फिर काले लिबास वाला आदमी मुझे दूसरी मंजिल के एक और कमरे में ले गया और मुझे थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी तो उसने कहा खामोश हो जाओ। उसने मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे बिस्तर पर फेंका और कई बार मेरा रेप किया। मैं तकलीफ़ से चीखती रही। इसके बाद वो रुका, मुझे दोबारा कपड़े पहनाए और मुझे उसी कमरे में वापस भेज दिया जहां कम उम्र लड़का मौजूद था। वो कम उम्र लड़का और ये आदमी हंस रहे थे और मुसलसल मुझसे जिनसी ताल्लुक़ का मुतालबा कर रहे थे। काले लिबास वाले ने कम उम्र लड़के से कहा कि मेरा रेप करे, मगर लड़के ने इनकार कर दिया। हम पूरी रात उसी कमरे में रहे। वो आदमी मेरे साथ उसी बिस्तर पर सोए। सुबह काले लिबास वाला आदमी बाहर चला गया और कम उम्र लड़के ने मेरे साथ नाजेबा हरकत की। उस दिन दोपहर के बाद सारे आदमी आईने का एक टुकड़ा लेकर आए, मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे धमकी दी कि मेरा जिस्म काट देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद मुसलसल पैसे भेज रहे हैं। ये मुझे बार बार दोहराना पड़ा क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं समझते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ और तकलीफ़ में हूँ तो उन्होंने धमकी देना बंद कर दी। दूसरी रात बड़ी उम्र के आदमी ने कम उम्र लड़के को पैसे देकर जाने को कहा।
फिर मैं ज़्यादातर वक्त काले लिबास वाले आदमी के साथ रही। उस रात उसने मुकम्मल तौर पर ज़बरदस्ती मेरा रेप किया। इसके बाद वो मेरे लिए खाना और पानी लाया और बड़ी उम्र का आदमी और काले लिबास वाला आदमी उर्दू में हंसकर मेरे जिस्म के बारे में बातें कर रहे थे। अगली सुबह बड़ी उम्र का आदमी मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मेरे जिस्म को छुरी से काटने की धमकी दी। मैंने फिर दोहराया कि मेरे लोग पहले ही पैसे भेज चुके हैं। मैंने दीवार पर वो रकम लिखी जो उन्होंने भेजी थी, यानी $8 लाख। तब उसने धमकी देना बंद कर दी। मुझे ये भी बताना है कि रज़ा डार कभी कभार कमरे में आता और मेरे फ़ोन का पासवर्ड और स्टेफनी के कारोबार की मालूमात मांगता था। उसने मुझे ये भी कहा कि अपने सब कॉन्टैक्ट से $7 लाख मांगूं। उसने जो कुछ लिखवाया वो मैंने मैसेज और वॉइस नोट के ज़रिए तमाम कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे लिए रज़ा डार से जवाब हासिल करना मुश्किल था। वो पैसे मांगता रहा, लेकिन जब मैंने वॉइस नोट भेजे तो उसने बैंक अकाउंट नहीं भेजा। मुझे उससे बैंक अकाउंट भेजने की दरख्वास्त करनी पड़ी। फिर एक मौके पर उसने स्टेफनी की माँ को कॉल की कि पैसे कितने जमा हुए। स्टेफनी की माँ ने कहा कि $1 लाख। वो कमरे से बाहर चला गया। फिर बाकी सब आदमियों ने कमरे को बंद कर दिया, मुझे फिर बरहना कर दिया और छुरी से आज़ा काटने की धमकी देने लगे। फिर उसने मुझे बिस्तर पर डाला, दोबारा छुरी से धमकी दी और राइफल मेरे नाजुक जगह पर रख दी। इसके बाद मैं चीखी और रोई तो उसने कहा कि चीखना बंद करो। फिर वो रुका, मुझे दोबारा कपड़े पहनने दिए, कमरा खोला और बिस्तर पर मेरे साथ ही सो गया। आखिरी दिन ज़्यादातर वक्त मैं कमरे में अकेली रही। दोपहर को काले लिबास वाले आदमी ने मुझे बताया कि मैं नीचे जाकर स्टेफनी से मिल सकती हूँ। मुझे पता चला कि हम 4 लोग उस घर में थे। उन्होंने हमें लिविंग रूम में चलने और अपनी टांगें हिलाने और वर्जिश करने की इजाज़त दी। उस दिन एक मौके पर काले लिबास वाले आदमी ने मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती नाजेबा अमल किया। इसके चंद घंटे बाद मैं दोबारा नीचे जा सकी। मैं और स्टेफनी उन लोगों के साथ लिविंग रूम में बैठ गए और वो लोग बातें कर रहे थे और अपने ख़ानदान को वीडियो कॉल कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉल पर लोगों को राइफल्स और पूरा लिविंग रूम दिखाया। फिर उनके बॉस ने कॉल की और मुझे ऊपर जाना पड़ा। मैंने बेडरूम से सुना कि एक गाड़ी आई और ये रज़ा डार था। और काले लिबास वाले आदमी ने मुझे बताया कि मैं घर जा सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बैग था। रज़ा डार ने हमें बताया कि उसने पूरी रकम अदा कर दी है और हम आज़ाद हैं। रज़ा डार हमें घर से बाहर ले गया और गाड़ी चलाते हुए वो कुछ लोगों से उर्दू में बात कर रहा था। स्टेफनी गाड़ी में पीछे थी और मैं आगे थी और रज़ा गाड़ी चला रहा था। मैंने अपने पासपोर्ट उसकी बाएं टांग पर देखे और मैंने वो लेकर अपने कपड़ों में छुपा लिए क्योंकि वो एयरपोर्ट की तरफ गलत रास्ते से जा रहा था। हम उससे लड़ रहे थे और गाड़ी तेज़ चलाने का कह रहे थे। मुझे पता चला कि उसने कुछ लोगों को लाइव लोकेशन भेजी थी। कॉल पर ये लोग उस पर चीख रहे थे और बता रहे थे कि बॉस दूसरी हिदायत दे रहा है। चूँकि वो गाड़ी तेज़ नहीं चला रहा था तो हमने उसे तेज़ चलाने को कहा तो उसने गाड़ी टकरा दी और स्टेफनी और मैं गाड़ी से कूद गए। स्टेफनी गिर गई और हम मदद और पुलिस के लिए चीखने लगे। सब लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया। फिर हम फिल्टर हाउस नामी मैकेनिक की दुकान में घुस गए और उन्होंने असली पुलिस को बुलाने में हमारी मदद की। पुलिस आ गई लेकिन हम सदमे में थे। हम उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जब हम घर से बाहर निकले तो स्टेफनी पूरा वक्त अपने वालिदैन के साथ कॉल पर थी और पुलिस की हिदायत वालिदैन के जरिए मिल रही थी। लेकिन हमें यह भी खदशा था कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है। आखिरकार हम इस पुलिस के साथ जाने पर राज़ी हो गए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वो उनके बॉस हैं। फिर उन्होंने हमें एयरपोर्ट ले जाने का वादा किया लेकिन नहीं ले गए। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि गाड़ी में खराबी है, जो सच नहीं था। हम उस गाड़ी से भी कूद गए और एयरपोर्ट की तरफ भागने की कोशिश की लेकिन दूसरी पुलिस की गाड़ी उनके अफसर के साथ आ गई। फिर उन्होंने हमें वो सारी तहकीकात दिखाई जो वो पिछले 2 दिनों से कर रहे थे। फिर एक और पुलिस की गाड़ी खातून पुलिस एहलकार के साथ आ गई। सब ने हमसे बात की और हम महफूज हो गए। मुझे ये भी बताना है कि हमने शुरू में रज़ा डार नामी आदमी पर भरोसा किया था क्योंकि हम उससे सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी इवेंट में मिले थे। फिर उसने स्टेफनी के साथ कारोबार शुरू कर दिया। फिर वो सिर्फ 1 दिन के लिए हमसे मिलने स्पेन गया और मैंने उसके बारे में पूरी तहकीक की क्योंकि वो हमेशा कहता था कि वो हुकूमती वज़ीर अली डार का बेटा है। और मुझे उस वज़ीर के इंस्टाग्राम के फैमिली सेक्शन में रज़ा डार की एक तस्वीर भी मिली जिसमें वो अली डार नामी वज़ीर को गले लगाए हुए था और एक और शख्स भी था। उसके पहले व्हाट्सएप नंबर पर भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ एक तस्वीर थी। ये सारा बयान हल्फी साबित करता है कि किस तरीके से रज़ा डार इस सारी वारदात में मुलविस है और ज़रूरत है कि मामला शफाफ तहकीकात के साथ आगे बढ़े। 164 का बयान हो गया है, मेडिकल हो गया है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं। अब भी शफाफ तरीके से मामला आगे बढ़ना चाहिए। आज के मामले में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।